नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा आज के सेशन में आपका वार्म वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है मेडिकल पार्ट वन। फ्रेंड्स, मेडिकल अंडरराइटिंग के तीन पार्ट्स हैं, एसयूसी, नॉन मेडिकल स्कीम्स, मेडिकल। पहले दो पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम मेडिकल की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल के लिए हम 3 से 4 वीडियोस बनाएंगे, आपको सारे देखने हैं शुरू से लेकर अंत तक। मेडिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे एजेंट्स अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है। किसी केस में भी मेडिकल आता है तो ऐसा समझा जाता है कि वो मेडिकल से ना होकर उसे नॉन मेडिकल स्कीम में लेकर जाया जाए ताकि केस जल्दी से जल्दी पास हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप मेडिकल के टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप बड़े बड़े केसेस को करने में सक्षम हो जाएंगे। होता क्या है कि हम लोग बड़ा केस करते समय ये सोचते हैं कि मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं है, कस्टमर कुछ पूछ लेगा तो क्या होगा। तो ऐसे कई प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाते हैं जिसके कारण हम बड़े केस करने से पीछे हट जाते हैं, हम नहीं करते हैं बड़े केसेस को। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि रूल्स की जानकारी ना होने की वजह से वो कॉन्फिडेंस का लेवल आ नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, मेडिकल का टॉपिक यदि आप समझ लेते हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप एलआईसी में खूब अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि जब आप बड़े बड़े केसेस करेंगे तो यकीन मानिए आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी भी बनेंगे और आपकी ब्रांच में एक अलग रिस्पेक्ट होगी। आप ये देखिएगा, जब आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो दूसरे एजेंट्स, दूसरे स्टाफ मेंबर्स भी आपसे इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, आपसे पूछा करेंगे। तो मेडिकल के इस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा देखें। यदि आप एक साथ पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो इंटरवल में देख लीजिए, आधा वीडियो पहले आधा वीडियो बाद में। एक रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए और अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मेडिकल शब्द आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, अगर रिपोर्ट्स खराब हुई तो क्या होगा। इन प्रश्नों की उलझन में फंसते फंसते हम इसके जंजाल में फंसना ही नहीं चाहते। लेकिन जब आपको नॉलेज हो जाएगी इन सब विषयों के ऊपर तो आप यकीन माने आपका कॉन्फिडेंस आपको बड़े केस भी दिलवाएगा और आप बिना किसी सहायता के खुद बड़े केस अटेम्प्ट करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। ये मेरा विश्वास है, मेरी आपको एश्योरेंस है। फ्रेंड्स, मेडिकल की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। फ्रेंड्स, यदि ऐसा सम एश्योर्ड, ऐसा एसयूसी जो नॉन मेडिकल लिमिट्स के दायरे में नहीं आता, उसके अंतर्गत नहीं आता, उस समय मेडिकल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। यदि किसी पर्टिकुलर प्लान के अंदर उसके अंडर राइटिंग गाइडलाइंस में लिखा है कि प्लान में मेडिकल कंपलसरी है तो वो तब होगा। जैसे हमारे जीवन अमर प्लान के अंदर उनकी प्लान अंडर राइटिंग में लिखा हुआ है कि इसमें मेडिकल कंपलसरी है तो होगा। फ्रेंड्स, यदि हमारे जो प्रपोजर हैं, लाइफ एश्योर्ड हैं, लाइफ प्रपोज्ड हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री सही नहीं है, पास्ट में कुछ उनके साथ मतलब कुछ डिसीज़ हुई है या कुछ ऑपरेशन हुआ है या कुछ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है या उनकी जो कहते हैं ना बीएमआई ठीक नहीं है, जिसको बोलते हैं एडवर्स बिल्डअप है, तो फ्रेंड्स इस तरह के केसेस को ब्रांच में अंडरराइट नहीं किया जा सकता। नॉन मेडिकल वाले केस नहीं माने जाएंगे, इनमें मेडिकल होगा। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो नॉन मेडिकल कैटेगरी में नहीं आएंगे, जिसके अंडरराइटिंग रूल्स में लिखा होगा या जिनकी वर्तमान में सेहत सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमता है कि मेडिकल कैसे होंगे। फ्रेंड्स, मेडिकल हमारी एलआईसी में 4 प्रकार से होते हैं। हमारे पैनल पे ऑथोराइज मेडिकल एग्जामिनर्स के द्वारा, हमारे द्वारा ऑथोराइज टीपी के द्वारा, जो उनके डायग्नोस्टिक सेंटर हॉस्पिटल होंगे उनके माध्यम से मेडिकल्स होते हैं। स्पेशल पैनल मेडिकल एग्जामिनर्स के द्वारा, डीएमआर, डिविजनल मेडिकल रेफरी के द्वारा। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेडिकल जो बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं इसके अंदर आखिर इंक्लूड क्या है, कौन से वो पार्ट्स इंक्लूड है। फ्रेंड्स, मेडिकल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एफएमआर और स्पेशल रिपोर्ट विद एफएमआर। एफएमआर जो होगा मेडिकल एग्जामिनर और टीपी के माध्यम से होगा, स्पेशल रिपोर्ट हमेशा टीपी के माध्यम से होगी।
अब हमें समझना है कि एफएमआर क्या होता है, स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती है, हु इज ए मेडिकल एग्जामिनर, टीपीए क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पेन डायरी रख लीजिए अपने पास। एफएमआर, फुल मेडिकल रिपोर्ट। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का ऐसा फॉर्मेट है जो मेडिकल एग्जामिनर के द्वारा भरा जाता है, या जब हम टीपीए से मेडिकल करवाते हैं उनके हॉस्पिटल के माध्यम से जो उनके डॉक्टर्स होते हैं वो फिलअप करते हैं। फ्रेंड्स, इस फॉर्मेट में हाइट, वेट, बीपी, पल्स, एब्डोमेन, चेस्ट इत्यादि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि पास्ट में या वर्तमान में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई उपचार तो नहीं चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रेंड्स, इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है। एफएमआर में नो ब्लड टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एफएमआर। फ्रेंड्स, जब भी एफएमआर की बात होगी तो हम लास्ट बर्थडे के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जो लाइफ प्रपोज्ड है, जिसकी पॉलिसी ली जा रही है, उसके लिए एफएमआर का मापदंड जो चेक किया जाएगा वो उसके लास्ट बर्थडे एज के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, ना कि नियर बर्थडे के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, एक फॉर्मेट में जो दिखाना चाहूँगा, अगर आप पुराने मेंबर हैं तो आपने काफ़ी बार एफएमआर कराया होगा, बट उस फॉर्मेट को हो सकता है ध्यान से ना देखा गया हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। फॉर्मेट आपके समक्ष, इस फॉर्मेट में देख सकते हैं आप हाइट, वेट, चेस्ट, फुल एक्सप्रेशंस और इस तरह के इत्यादि क्वेश्चन पूछे गए हैं। पास्ट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, और वर्तमान में किसी प्रकार की बीमारी की कोई लक्षण तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फीमेल से संबंधित है। अगर आप सेकंड पेज के बॉटम पे आते हैं तो सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल एग्जामिनर, यहाँ पे उनके साइन होंगे। लेफ्ट हैंड पे सिग्नेचर ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, जिसकी लाइफ एश्योर होने जा रही है, उनके यहाँ पर दस्तखत होंगे, साइन होंगे। फ्रेंड्स, स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती है? अभी हमने समझा एफएमआर क्या होता है, अब हम समझेंगे स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, एफएमआर के अलावा जो दूसरे जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, लिप्डोग्राम हो गया आपका, ईसीजी हो गया, सीटीएमटी हो गया, इनको स्पेशल रिपोर्ट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर स्पेशल रिपोर्ट्स जो रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा हो जाती हैं तो इसका पैसा कस्टमर को भरना पड़ता है। यदि स्पेशल रिपोर्ट जो रिक्वायर्ड है उतनी नहीं होती तो कस्टमर को दोबारा करवानी पड़ती हैं। तीसरे पॉइंट आप देखिए, कभी भी इस तरह की अगर स्पेशल रिपोर्ट्स आती हैं तो ये बात आपको भी पता होना चाहिए कि ब्लड टेस्ट जब भी दिया जाता है तो उससे पहले 10 से 12 घंटे पहले कुछ फास्टिंग होनी चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं हुआ होना चाहिए। और जब भी कस्टमर जाएंगे सेंटर्स पे तो अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी साथ में लेकर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल रिपोर्ट्स कस्टमर करवाने जा रहा है और वो करवा के जब आता है उसकी रिपोर्ट्स आगे भेजी जाती हैं। यदि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोबारा रिपोर्ट्स भी करवाई जा सकती हैं। मान लेते हैं किसी का शुगर थोड़ा सा अधिक निकल आता है तो कोई बात नहीं, जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो उसके फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिन चीज़ों के, उनके टेस्ट करवा सकती हैं। मतलब जो ऐसा हमारे जो डॉक्टर्स हैं ऐसा मानते हैं कि इसके अलावा और टेस्ट चाहिए तो वो भी हो सकते हैं। तो आप कस्टमर को बता सकते हैं, सर मैडम यदि आपकी रिपोर्टें ओके आ रही हैं तो नो प्रॉब्लम, यदि कुछ ऊपर नीचे होता है तो फर्दर भी आपके मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं, जो आपके हित में भी है। आपको भी अपने बारे में बेहतर जानकारी होगी। आज की जिस तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का टाइम का ज़माना है तो आदमी को अपनी हेल्थ के बारे में मालूम पड़ेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फ्रेंड्स, कुछ बातें हमेशा आप याद रखिए कि स्पेशल रिपोर्ट जब भी होंगी एफएमआर साथ में होगा। कई बार गलती हो जाती है, लोग स्पेशल रिपोर्ट्स करवाते हैं, एफएमआर नहीं करवा पाते, भूल जाते हैं, बट नो, एफएमआर विल बी डन विद द स्पेशल रिपोर्ट्स। और जिस केस में स्पेशल रिपोर्ट होगी वो ब्रांच में अंडरराइट नहीं होगा, दैट केस विल बी रेफर्ड टू हायर ऑफिस। और जिस तरह से हम एफएमआर में लास्ट बर्थडे लेते हैं कस्टमर का, उसी प्रकार से हम स्पेशल रिपोर्ट्स के केस में भी लास्ट बर्थडे लेंगे। फ्रेंड्स, एज एन एजेंट थोड़ी सी आपकी भी जिम्मेदारी है। जब कस्टमर स्पेशल रिपोर्ट्स करवाने जा रहा है, आप अगर जाना चाहें, इफ पॉसिबल यू शुड गो विद हर। उससे आपका जो आपके कस्टमर का ना आप कॉन्फिडेंस जीतते हैं इस चीज़ से कि आप उसके साथ जा रहे हैं। और एज एन स्मार्ट एजेंट आपको जो टीपीए सेंटर है और जहाँ मेडिकल होना है उन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कस्टमर जाता है तो हो सकता है इन एनी केस कि सेंटर के पास टीपीए से ईमेल ना गया हो,
तो ऐसे केस से बचने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, पेन लेना चाहिए, जिससे ये आप ही के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये मेरा सेशन है आप लोगों के लिए। हु इज़ अ मेडिकल एग्जामिनर? फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जामिनर एक डॉक्टर होता है जो एलआईसी के पैनल पर होता है, एलआईसी द्वारा ऑथोराइज होता है। वो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, लाइफ एश्योर्ड हैं, उनके लिए वो एफएमआर करते हैं, फुल मेडिकल रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हर डॉक्टर को एलआईसी ने उनके हिसाब से एक एक्सक्लूसिव लिमिट दी है। किसी की 10 लाख की लिमिट हो सकती है, किसी की 20 लाख की हो सकती है। हर डॉक्टर की अपनी एक अलग लिमिट है, वो उससे अधिक का एफएमआर नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि वो पैसे नहीं लेते हैं, कोई किसी प्रकार कोई भी चार्ज डॉक्टर नहीं लेते हैं। यदि रिवाइवल का केस हो, पीडब्ल्यूडी का केस हो, टर्म राइडर का केस हो, तो ऐसे केसेस में वो अपनी फीस एफएमआर के लिए लेते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा सुझाव है आपके लिए कि आपको जहाँ भी आप रहते हैं, जिस लोकेशन में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके पास वहाँ के ऑथोराइज मेडिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट अवश्य होनी चाहिए। ना जाने कब काम आ जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि अब हमने देखा एफएमआर और स्पेशल रिपोर्ट्स में हम एलबीडी अर्थात लास्ट बर्थडे लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एफएमआर एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी दे पाऊँ। मान लेते हैं मिस्टर ए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1980 है। प्रीमियम देने के लिए कौन सी आयु को देखा जाएगा? मेडिकल रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए कौन सी आयु को देखा जाएगा? आप चाहें तो इसके उत्तर को अपने पास नोट कर सकते हैं मेरे बताने से पूर्व। मान लेते हैं आज 29 अप्रैल 2020 है। जब भी आप ये वीडियो देखें, अपने अकॉर्डिंग, उस डेट के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल के उत्तर को आप फाइंड कर सकते हैं। मिस्टर ए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1980 है, अगर इनको प्रीमियम पे करना है एलआईसी की पॉलिसी के लिए तो 40 साल की आयु के रूप में देखा जाएगा। 40 इयर्स के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम बनता होगा कस्टमर को पे करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स किस आयु के अकॉर्डिंग बनती है? लेट्स सी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एलबीडी अर्थात लास्ट बर्थडे के अकॉर्डिंग देखी जाती है। तो उसके अनुसार इनका लास्ट बर्थडे 39 इयर्स है। अभी ये 40 इयर्स के कंप्लीट नहीं हुए हैं, 39 साल मोटा मोटा 11 महीने के हैं। तो लास्ट ईयर ऑफ बर्थ इनका जो था 1980 था, उसके अकॉर्डिंग आज इनकी आयु 39 साल बनती है लास्ट बर्थडे के अकॉर्डिंग। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो एफएमआर हो, चाहे वो स्पेशल रिपोर्ट्स हो, हम लास्ट बर्थडे को देखेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखें, इसमें कभी मिस्टेक ना करें। मैं एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 50 साल 11 महीने का है, प्रीमियम भले ही वो 51 वर्ष की आयु से देगा, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 50 साल के अकॉर्डिंग चार्ट देखे जाएंगे। जब हम आपको मेडिकल चार्ट 1 और 2 समझाएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। मेडिकल एग्जामिनर के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज नोट डाउन। फ्रेंड्स, इनकी एक मैक्सिमम लिमिट है 24,99,999। इट मीन्स लेस देन 25 लाख एसयूसी ही एफएमआर एमई के द्वारा किया जा सकते हैं। जिस केस में एफएमआर की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ ओनली एफएमआर और 25 लाख से नीचे हो तो हम अपने एमई से करवा सकते हैं। कोई भी लेडी फीमेल डॉक्टर किसी जो डॉक्टर है वो किसी मेल लाइफ का एफएमआर कर सकती हैं। जब भी एफएमआर होगा, जो मेडिकल एग्जामिनर है, जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया था जहाँ पे वो साइन करेंगे, अपनी स्टैम्प भी लगाएंगे और जो उनकी लिमिट है, जो कोड नंबर है, उसके अंदर वो होना चाहिए। और वो फोटोकॉपी जो होगी आईडी प्रूफ की, उसको भी स्टैम्प लगाएंगे आफ्टर वेरीफाइंग द ओरिजिनल। फ्रेंड्स, एज एन एजेंट आपको पता होना चाहिए जब आपका कस्टमर वहाँ जा रहा है एमई के पास तो उनकी लिमिट क्या है। जितनी लिमिट हो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कस्टमर वहाँ पे जाना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कस्टमर हमारे एमई की लिमिट 10 लाख है और हमारा केस 15 लाख का है, तो उससे कस्टमर जा रहा है तो फिर वो माइंड करता है। तो आपको एज ए स्मार्ट एजेंट पता होना चाहिए कि आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में
कौन कौन से एमीज हैं और उनकी क्या क्या लिमिट्स हैं, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, वो कब कब बैठते हैं, कब वो एफएमआर्स करते हैं। हर डॉक्टर को, हर एमई को एलआईसी के द्वारा एक कोटा दिया जाता है, जिस जो आपका एफएमआर है उसको एक हम बोलते हैं मेडिकल डायरी। हर डॉक्टर को क्वार्टरली या मंथली के हिसाब से एक लिमिटेड दिया जाता है। मान लेते हैं किसी को 50 का दिया गया मैक्सिमम, या 50 से ऊपर आप एफएमआर नहीं कर सकते एक महीने में, किसी को 300 का दिया गया है, ये डिसाइड एलआईसी करती है। फ्रेंड्स, वर्तमान में 15 लाख के एसयूसी तक 110 रुपये का चार्जेस है, और 15 लाख से लेकर 24,99,999 तक 130 रुपये का चार्जेस है जो एलआईसी पे करती है। फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोसीजर? एमई के पास कैसे जाएंगे? लेट्स सी। जो हमारे लाइफ परपोज हैं, जिनकी पॉलिसी होनी है, वो उन डॉक्टर के पास, उनके क्लिनिक पे या जहाँ भी वो बैठते हैं, जहाँ पे वो एफएमआर करते हैं, वहाँ पे जाएंगे और अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ विद प्रपोजल फॉर्म लेकर जाएंगे, और फोटो कॉपी पे वो स्टैम्प मारते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो डॉक्टर हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको फॉरवर्ड में बताए, वो हमारे लाइफ पर्पज से पूछेंगे, चाहे वो हाइट वेट हो, चाहे पास्ट की मेडिकल हिस्ट्री हो, या वर्तमान में कोई उपचार चल रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रेंड्स, डॉक्टर जो हो, जिसके पास हमारे लाइफ पर्पज आ रहे हैं, वो पैनल में होना जरूरी है और अपनी उनकी लिमिट के अकॉर्डिंग ही जाएं। कई बार होता है कि आप समझते हो डॉक्टर हमारे पैनल पे हैं, लेकिन कई बार एलआईसी किन्हीं कारणों से कुछ डॉक्टर्स को एक्सपेल कर देती है, या वो डॉक्टर खुद छोड़ देते हैं, तो आपको ये लिस्ट अपडेट रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, लाइफ पर्पज से भी ये आशा की जाती है कि वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका सच्चाई से, पूर्ण ईमानदारी से सही उत्तर दे। इन फ्यू केसेस पीडब्ल्यूबी टर्म राइडर रिवाइवल केसेस में दे हैव टू पे देयर फीस। हाँ, एक बात अच्छी है, आपको पता होनी चाहिए, इस केस में जब मेडिकल करवाना है, एफएमआर करवाना है थ्रू एमई, तो जो हमारा लाइफ परपोज्ड है वो एमई का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, या किसी प्रकार का उनके बीच में संबंध नहीं होना चाहिए, लाइक एम्प्लॉय एक्सेट्रा। तो इस तरह के मेडिकल एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। अब टीपीए के बारे में जानते हैं। टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं। एलआईसी के द्वारा हर डिवीजन में स्पेसिफिक टीपीए को अथॉरिटी दी गई है मेडिकल कंडक्ट करवाने की। आपको भी अपने डिवीजन में कौन कौन से ऑथराइज्ड टीपीएज हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। टीपीए दोस्तों, मेन बात है, टीपीए एक ऐसी कड़ी है जो हमारे कस्टमर और डायग्नोस्टिक सेंटर के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और टीपीए रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए दोस्तों? जो एफएमआर होते हैं, जो स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको वो अपने जो अंतर्गत उनके ऑथराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनके थ्रू सब चीज़ें करवाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कस्टमर्स के बीच में और अपने मेडिकल सेंटर्स के बीच में, उनका रोल महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स, दे डू नॉट चार्ज फॉर एनी मेडिकल, लेकिन ऐसे केसेस में जब अंडरराइटिंग डिसीजन हायर अथॉरिटी से डिक्लाइन हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, या कस्टमर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद मना कर देता है कि मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है, ऐसी कंडीशंस में एलआईसी उन मेडिकल चार्जेस को उनकी जो बीओसी जमा होगी उससे रिकवर करेगी, डिडक्ट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार डिस्कस किया है मैंने आप लोगों के साथ कि जिस केस में सिर्फ एफएमआर की बात हो रही है वहाँ पे टीपीए मैंडेटरी है, वहाँ कंपल्सरीली एफएमआर टीपीए से होगा, ना कि एमई से। 25 लाख या उससे ऊपर एफएमआर की केसेस में टीपी, ये थंब रूल हमेशा आपको याद रखना है। मेरा मानना है कि एक और सुझाव है आपके लिए कि आपके पास जो भी आपके एरिया में टीपी एक्टिव हैं या उनके अंतर्गत जो भी मेडिकल लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आप कभी बड़ा केस कर रहे हैं, कस्टमर आपके सामने बैठा है, वो पूछता है कि आप कह रहे हैं मेडिकल होंगे, कहाँ होंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, तो यदि लिस्ट होगी तो आप उनको उनके हिसाब से जहाँ वो रहते हैं उनका नियरेस्ट लैब बता सकते हैं एट द सेम टाइम। लिस्ट नहीं होगी तो आप कहेंगे ऑफिस से फ़ोन आएगा, मैं पूछ के बताऊंगा, तो वो आपका थोड़ा सा इंप्रेशन कम करते हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, आपके पास ये लिस्ट अवश्य होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में रख लीजिए,
अगर हार्ड कॉपी में लगता है कागज बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सॉफ्ट फॉर्म भी ऐसी यहाँ रखें जहाँ तुरंत मिल जाए जब हम कस्टमर के समक्ष बैठे हों, या प्रिपेयर होके जाएं कि लिस्ट जब मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ तो मेरे सामने मौजूद हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट यू शुड हैव। फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोसीजर? टीपीए से मेडिकल करवाने का प्रोसीजर क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप कस्टमर के सामने जब बैठे हैं और ये जानकारी रखते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, तो आप अच्छी तरह से कस्टमर के साथ बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना प्रपोजल फॉर्म विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके ब्रांच में जाते हैं, चाहे तो आप कंप्लीट जो भी इसका अमाउंट है प्रीमियम का वो पूरा जमा करते हैं या पार्टली अमाउंट जमा करते हैं, तो ब्रांच एक प्रपोजल नंबर जनरेट कर देती है। और ब्रांच जब प्रपोजल नंबर जनरेट हो जाता है उसके बाद टीपीए को ईमेल कर देती है विद द प्रपोजल नंबर और जितने भी लाइफ एश्योर की डिटेल्स है उसके साथ, और उसमें फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दिया जाता है ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट दैम। एक और ऑप्शन होता है वैसे टीपीए मेडिकल करवाने का, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, इसको बोलते हैं वॉक इन। वॉक इन में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी ब्रांच मैनेजर साहब होते हैं, चीफ मैनेजर साहब होते हैं, या एनबी हेड जो हमारे न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट है उसके जो हेड होते हैं, उनको अथॉरिटी होती है। एक डाटा शीट वर्ड यूज़ किया जाता है। डाटा शीट एक फॉर्मेट होता है जिसमें जो रिक्वायर्ड मेडिकल्स हैं और जो प्रपोजल का नाम है, डिटेल्स है, वो मेंशन होती है, और नीचे साइनिंग अथॉरिटीज की डिटेल्स होती है। वो साइनिंग अथॉरिटी उस पर अपनी स्टैम्प डिटेल्स स्टैम्प करके एजेंट को दे सकती हैं, लाइव प्रपोज को दे सकती हैं। वो उस पेज को लेकर डायरेक्टली डायग्नोस्टिक सेंटर पर जा सकते हैं और अपने सारे मेडिकल करवा सकते हैं। उसको वॉक इन बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सेकंड नंबर पॉइंट में बताया, जब ईमेल कर दिया जाएगा टीपीए को तो टीपीए कांटेक्ट करेगा कस्टमर से, फिर वो कांटेक्ट करेगा अपने डायग्नोस्टिक सेंटर से। दोनों के मध्य एक वो कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी है, तो दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए एक टाइम फिक्स कर देगा, डेट फिक्स कर देगा कि किस समय मेडिकल होना है, किस दिन मेडिकल होना है। तो ये कार्य कौन करेगा? टीपीए करेगा। और उसके बाद जब कस्टमर वहाँ जाकर सेंटर पर जाकर अपने निश्चित समय पे मेडिकल करवा लेगा, उसके बाद टीपीए विल पिक अप द रिपोर्ट्स एंड आफ्टर वेरीफाइंग एंड स्टैंपिंग व्हाट विल दे विल डू, दे विल सेंड इट टू कंसर्न ब्रांच। वो उसकी जो भी ब्रांच, जिस ब्रांच की वो पॉलिसी होगी, प्लान लिया होगा जिस ब्रांच से, वहाँ भेज देगा और एक रिसीविंग ले लेगा कि मैंने वो ब्रांच में फॉरवर्ड कर दिए। और नो वन कैन चेक दिस रिपोर्ट्स। फ्रेंड्स, कोई भी रिपोर्ट चेक नहीं कर सकता, ना कलेक्ट कर सकता है। ये टीपी की जिम्मेदारी है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये एलआईसी की एसेट्स है, हम ये कस्टमर को दे नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। दिस इज कॉन्फिडेंशियल। इसके लिए जैसे मैंने कहा कोई चार्जेस पे नहीं करने होते। हाँ, यदि रिवाइवल का टाइम है, रिवाइवल के टाइम पे टीपी का मेडिकल यूज किया जा रहा है, तब चार्जेस लाइफ पर्पज को, लाइफ एश्योर को देने होंगे। फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना है मेरे अनुभव से कि हमेशा टीपीए ही प्रेफर करें। इसमें बहुत सारी एडवांटेजेस है। एक तो आप मेंटली फ्री होते हैं, आपने आप टीपीए फोन करता है, सब कुछ फिक्सअप करता है, पार्टी को भी अच्छा लगता है कि मतलब इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है पार्टी के साथ। तो फ्रेंड्स, टीपीए कई हद तक अच्छा है, लॉट्स ऑफ एडवांटेज आई वुड से, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदा है, समय की बचत है, सिस्टमेटिक है, और एक स्मार्ट तरीका है काम करने का, एक प्रोफेशनल लुक नज़र आती है इसके अंदर काम करने के अंदर। तो ऑलवेज प्रेफर टीपीए, नो प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव लर्नड, अभी तक हमने मेडिकल के फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा, ये आप थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। लेकिन साथ में ये मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर की हैं और आगे मैं थोड़ी और चीज़ शेयर करूँगा, और आपके धीरे धीरे चीज़ें माइंड में सेट होती चली जाएंगी। और जब आप प्रैक्टिकली इनको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अभी तक जिस चीज़ से हम घबरा रहे थे वो चीज़ अचानक सरल होती चली जाएगी, ईजी होती चली जाएगी। वीडियोस में इस तरह से कंटेंट समझाने की कोशिश की गई है कि आप बहुत सरलता से समझें, और जब प्रैक्टिकल टाइम आएगा, व्यवहारिक समय आएगा, आप बहुत सरलता से इस चीज़ को एडॉप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने क्या सीखा? मेडिकल के दो पार्ट सीखे, एफएमआर और स्पेशल रिपोर्ट्स। एमई के द्वारा मैक्सिमम लिमिट क्या है? लेस देन 25 लैक्स है मेडिकल एग्जामिनर के द्वारा। क्या प्रोसीजर है एमई का, क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रोसेस है, सब सीखा हमने आज। टीपीए का प्रोसेस सीखा, टीपीए के पास कैसे ईमेल जाता है, टीपीए की लिस्ट क्या होता है, हमने आपको हर तरह से सिखाने की कोशिश की।
और 25 लाख या उससे ऊपर होती एफएमआर कंपलसरी होता है। स्पेशल रिपोर्ट्स आते ही टीपीए कंपलसरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने अभी कुछ भाग लिया है मेडिकल टॉपिक का, और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर और हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने सब चीज़ नोट कर ली होंगी। फ्रेंड्स, thank you so much to listening me patiently. You're giving me your important time. I hope you like it. I hope you would share it with your friends. I hope you would have subscribed it, and you can give me any comment on this. You can ask me anything and keep watching my videos. My purpose is to make you professional. मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को प्रोफेशनल बना सकूं। मेरा यही सपना है कि जो भी मेरा श्रोता है, जो भी मेरा सदस्य है, जो भी LIC एजेंट है, वो अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की करें, नाम ऊंचा करें। आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और मुझे खुशी होगी दोस्तों तो मेरी मेहनत सफल होगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग मी एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।